आप सबों का स्वागत है द सेलेक्टेड स्ट्रेटेजी शिक्षा से वास्तविक उन्नति। आज हम लोग देखेंगे राज्य। अनुच्छेद 152 यह राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति बताता है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद की अवधि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता। 158 पद की शर्तें, राज्यपाल के पद की शर्तें बताता है। 159 ये शपथ लेंगे राज्यपाल और इनको शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। अनुच्छेद 160 में है आकस्मिकता में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, यह फांसी की सज़ा को छोड़ करके सभी में और साथ ही साथ सैन्य मामले में सुनाए गए सज़ा को छोड़ करके अन्य सभी पे यह मतलब उनको कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 162 राज्यपाल मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय मंत्री का प्रावधान है, मतलब वहाँ कम से कम एक जनजातीय मंत्री जरूर होंगे। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता की बात करता है। और अनुच्छेद 166 कार्यपालिका की कार्य राज्य के राज्यपाल के नाम पर होगा। जैसे वहाँ पे अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, वैसे यहाँ भी कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होंगे। अनुच्छेद 167 राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का कर्तव्य, वहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 168 यहाँ विधानमंडल का गठन है, वहाँ पे 79 में संसद का गठन की बात बताता है। 169 ये विधान परिषद की बात बताता है, वहाँ पे 80 में राज्यसभा की बात करता है। 170 विधानसभा की संरचना, वहाँ पे 81 में लोकसभा की बात बताता है, लोकसभा की संरचना की बात बताता है। यहाँ पे विधानसभा की संरचना में अधिकतम 500 सीटें और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती है। कुछ राज्य इसमें निश्चित रूप से ही अपवाद हैं। अनुच्छेद 161 मतलब 171 विधान परिषद की संरचना। और अनुच्छेद 172 में है विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 173 में है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। 174 में है विधानमंडल का सत्र आरंभ, सत्रावसान और सत्र विघटन। और अनुच्छेद 175 में है राज्यपाल का अभिभाषण। जैसे वहाँ पे सामान्य रूप से 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण, वैसे यहाँ पर 175 में राज्यपाल का अभिभाषण। 176 विशेष संबोधन, वहाँ 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 177 में है मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार, मतलब जिस प्रकार से वहाँ पे मंत्री और अटॉर्नी जनरल किसी भी राज्य में मतलब किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं पर मत नहीं दे सकते हैं, वैसे यहाँ भी मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं पर मत नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्ति या पदत्याग से संबंधित है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जब पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह उस समय सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। 182 विधान परिषद सभापति और उपसभापति के चुनाव की बात बताता है। 183 में है सभापति
उपसभापति को पद से हटाया जाना। वन 184 में है सभापति के रूप में अन्य की शक्ति। 185 पद से हटाने का जब संकल्प चल रहा हो तो उस वक्त वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात बताता है। 187 में विधानमंडल का सचिवालय, वहाँ पे संसद का सचिवालय था। 188 सदस्यों की योग्यता, वहाँ भी संसद के सदस्यों की योग्यता था। 99 में 189 सदन में गणपूर्ति, वहाँ भी था सदन में गणपूर्ति। हमेशा ध्यान रखेंगे चाहे सदन कोई भी हो वहाँ पे गणपूर्ति 1/10 होता है, मतलब 1/10 सदस्य निश्चित रूप से होने ही चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी। अनुच्छेद 190 स्थान रिक्त होना। 191 सदस्यों की अयोग्यता। 192 अयोग्यता का निश्चय राज्यपाल करेंगे। 193 यदि कोई सदस्य बिना शपथ के सदन में भाग लेता है, बैठक में भाग लेता है तो उन पर पेनल्टी लगाया जाता है। अनुच्छेद 194 विधायक का विधानमंडल में विशेषाधिकार, वहाँ भी अनुच्छेद 105 में उनका सांसदों का विशेषाधिकार था, ये अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 195 है ये, ठीक। अनुच्छेद 195 वेतन भत्ता ये विधानमंडल तय करती है। अनुच्छेद 196 ये विधेयक अगर यदि कोई प्रस्तावित हो तो उसके संबंधित बात है। अनुच्छेद 197 धन विधेयक से भिन्न विधेयकों पे विधान परिषद की रोक, धन विधेयक पे तो रोक लगा नहीं सकता है ना विधान परिषद। 198 धन विधेयक की प्रक्रिया। 199 धन विधेयक, हमारे संसद में धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत आता है और यहाँ पे राज्यों में धन विधेयक अनुच्छेद 199 के तहत आता है। आर्टिकल यहाँ पे 200 छूट गया है और अनुच्छेद आर्टिकल 200 में है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, ठीक। उसके अलावा उसको रोक सकता है, उसको राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है, ठीक। अनुच्छेद ये 200 में है और इससे संबंधित इन दिनों हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई थी। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल का शक्ति है कि वो किसी भी विधेयक जो राज्य के द्वारा प्रस्तावित है उसको वह अनुमति दे सकता है, उस पर वो रोक लगा सकता है, ठीक, या फिर उसको वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकता है या फिर उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। अनुच्छेद 201 यह राष्ट्रपति विधेयक पर विचार के लिए संरक्षित, वो राष्ट्रपति विधेयक पर विचार करने के लिए उसको रोक सकता है विधेयक को। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बोलते हैं बजट, ये वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है। अनुच्छेद 203 प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, ये अतिरिक्त है और साथ ही साथ अधिक अनुदान, वहाँ पर भी संसद में भी अतिरिक्त अनुदान अधिक अनुदान और अनुपूरक अनुदान मिलता है। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, यह भी हमारे आर्टिकल 115 और इन दोनों का जिक्र अनुच्छेद 115 और 116 में है। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयक पर विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 208 संयुक्त सदन की प्रक्रिया है, वहाँ पे अनुच्छेद 108 में संयुक्त सदन की बात बताता था, संसद में, और यहाँ पे 208 में संयुक्त सदन की बात करता है। अनुच्छेद 209 वित्तीय कार्य प्रक्रिया के विषय में बताया है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल की भाषा, ठीक। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि विधानमंडल की भाषा, अगर यदि आप किसी अन्य भाषा में, जैसे आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में कुछ भाषण देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है और अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर आप बोल सकते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में।
211 सदन में चर्चा पर रोक। अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जांच नहीं होगी। मतलब सदन में यदि कोई भी कार्य होता है तो उसका जांच न्यायालय नहीं करेगा, बल्कि वह सदन ही उस कार्यों का जांच करेगा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, जैसे अध्यादेश जारी कर सकता है। वहाँ पे आर्टिकल 123 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और यहाँ पे 213 यहाँ पे राज्यपाल विधायी शक्तियों के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है, अनु नहीं है, अबू नहीं है, ये अनुच्छेद है, ठीक ना। अनुच्छेद 214 राज्यों का उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 है जो राज्यों का उच्च न्यायालय होगा वह भी अभिलेख न्यायालय होगा। वह भी से मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 212 उच्च न्यायालय का गठन, यहाँ पे ये उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीश की नियुक्ति। ध्यान रखने योग्य बात यह है, यहाँ भी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान उच्च न्यायालय पर लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद है 221 वेतन, यानी कि जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन तो राज्य सरकार देगी, परंतु पेंशन केंद्र सरकार देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अनुच्छेद 222 के तहत बताया गया कि न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, तो निश्चितता एक राज्य से वो दूसरे राज्य में जाएंगे, तो वहाँ पर उनका पेंशन केंद्र सरकार देती है। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। जैसे इन दिनों सर्वोच्च न्यायालय में पटना के न्यायाधीश का कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुआ है। इसी प्रकार से सामान्यतः होते रहता है, कई दफ़ा अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की चीज़ें अपनाया जाता है। अनुच्छेद 224 सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, मतलब उनके द्वारा होता है। यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनसे पुनः सेवा के लिए जो CJI हैं या फिर जो CJ हैं, मतलब जो चीफ जस्टिस हैं किसी राज्य के, या फिर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो उनसे आग्रह कर सकते हैं। अब वो प्रायः आप जान रहे होंगे कई सारे ट्रिब्यूनल बनते हैं, तो वो उनके न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 225 है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उच्च न्यायालय का अधिकारिता क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से अधिक बड़ा है, मतलब क्षेत्र के आधार पर नहीं, कार्यों के आधार पर। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति। वहाँ पर भी अनुच्छेद 139 में सर्वोच्च न्यायालय रिट निकालने की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 227 सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण। अधीनस्थ न्यायालय से मतलब है जो जिला के न्यायालय होंगे उनका अधीक्षण भी उच्च न्यायालय ही करेगा। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में हाई कोर्ट को अंतरण, यदि ऐसे कुछ मामले हो जो जिला न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हो या उनसे बहुत लंबे समय से वहाँ पे पड़ा हुआ हो, तो वो हाई कोर्ट में अंतरण कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सेम संसद भी संघ में भी होता है कि हाई कोर्ट के कई सारे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अंतरण कर दिया जाता है। अनुच्छेद 229 हाई कोर्ट के अधिकारी व सेवक। हाई कोर्ट के अधिकारी नहीं है, हाई कोर्ट अधिकारी और सेवक का नियुक्ति कर सकता है और उनसे आवश्यकता पड़ने पर कुछ प्राधिकृत कार्य ले सकते हैं। अनुच्छेद 230 हाई कोर्ट का विस्तार अधिकारिता यूटी पर यानी कि यूनियन टेरिटरी पर, केंद्र शासित प्रदेशों पर भी है। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 232 को तो निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा होता है।
अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों की से भिन्न की नियुक्ति। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 में है जिला न्यायाधीशों का न्यायिक सेवा। अब तो जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती भी होती है। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के प्रावधान लागू होंगे। इस बात को ध्यान रखने योग्य है। किसी निश्चित वर्ग के लिए एक निश्चित मजिस्ट्रेट को मतलब लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 238 खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। अनुच्छेद 239 ए ये यूटी के विधानमंडल का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के लिए विशेष प्रबंधन है। ठीक, मतलब इसके बाद से अनुच्छेद 238 के बाद से ये चीज़ें मतलब राज्य के क्षेत्र से बाहर हो जाती है और ये चीज़ें कुछ आगे दूसरे भाग में आ जाता है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।